हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने आप में, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस हम आइडियल गैस पे बात कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस चाहे कोई भी सिस्टम हो, इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है DQ 0 होता है और इसका नेट हीट भी 0 होता है, मतलब DQ और Q दोनों 0 होती है। ये इसके डेफिनेशन में आता है। अब यहाँ पे इस तरह का एक कंटेनर ले लेते हैं अपन। ये बिल्कुल वैसे जैसे आइसोथर्मल में हमने लिया था। आइसोथर्मल में क्या किया था हमने? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हीट का फ्लो ब्लॉक कर दिया हमने। तो इस गैस की जो एनर्जी E है, उस एनर्जी से छेड़छाड़ करने के जो दो तरीके थे, उनमें से एक तरीका ब्लॉक हो गया है। दो कौन से तरीके थे? हीट और वर्क। हीट यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है, वर्क। तो वर्क या तो हम गैस को दे सकते हैं, अगर हम इसको वर्क वाइज एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी में डायरेक्ट इसकी इंटरनल एनर्जी में प्रॉफिट के बराबर होगा। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी वर्क की फॉर्म में सराउंडिंग में चली जाएगी। इट मीन्स गैस की एनर्जी कम हो जाएगी। और आइडियल गैस में एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर हम इसको कंप्रेस करें, इट मीन्स वर्क कौन कर रहा है? हम। किस पे? सिस्टम पे। तो सिस्टम को एनर्जी वाइज प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? प्रॉफिट। तो जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इससे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और एनर्जी रिजेक्ट होने का जुगाड़ नहीं है। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रीजन सीधा सा है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इस केस में ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसका रिवर्स, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो सिस्टम की एनर्जी वर्क की फॉर्म में सराउंडिंग में जा रही है। इट मीन्स इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? कूलिंग इफेक्ट। तो अगर हम हीट को अलाउ कर दें तो यही प्रोसेस क्या बन जाएगा? आइसोथर्मल। और हीट को ब्लॉक कर दें तो यही क्या बन जाएगा? एडियाबैटिक। तो इसमें भी वही चार टाइप हो जाएंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और दोनों ही स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूले डिजाइन होते हैं, पहले वो फॉर्मूले बना लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर Q 0 हो गया तो जो W होगा वो ओनली डेल्टा E के बराबर होगा, होना भी चाहिए, यही बात कर रहे थे अपन। डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं? NCV डेल्टा T, और CV क्या होता है? R अपॉन गामा माइनस 1। तो N R डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, और NRT को क्या लिख सकते हैं? PV। तो इट बिकम्स डेल्टा PV बाय गामा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इनके लिए निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से ये फॉर्मूले एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए हैं या इरिवर्सिबल के लिए? ये दोनों के लिए ही इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन्स अबव रिलेशंस आर वैलिड फॉर both रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब यहाँ सवाल बनता है, W रिवर्सिबल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? वही NCV डेल्टा T, और W इरिवर्सिबल का भी क्या आएगा? वही NCV डेल्टा T। फिर सवाल बनता है, क्या ये दोनों वर्क सेम होंगे? तो दोनों वर्क सेम नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, उसका रीज़न देखिए। इसको हम क्या लिखें? NCV डेल्टा T, तो इसका भी वही होगा, NCV डेल्टा T। अब एक एक चीज़ को यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, यहाँ जो कंटेनर है उसमें हमने मोल फिक्स ले रखे हैं, तो दोनों में मोल सेम हो गए। सेम गैस हैं तो दोनों का CV सेम होगा। और अगर सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों का TI भी क्या रहेगा? सेम। लेकिन T फाइनल कभी भी सेम नहीं रहेगा। इट मीन्स डेल्टा T में क्या रहेगा? डिफरेंस होगा। इस डिफरेंस की वजह, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में इनिशियल स्टेट सेम ले लें
तो उनकी फाइनल स्टेट्स कभी भी सेम नहीं हो सकती, इसीलिए उनके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क जो होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है और ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं रिवर्सिबल पाथ के थ्रू, ये फाइनल है। अब इसी से दूसरा पाथ अपन सेलेक्ट करें इरिवर्सिबल, कौन सा पाथ सेलेक्ट करें, इरिवर्सिबल, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर फाइनल स्टेट सेम रखना है तो इनिशियल को क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है एक्चुअल में, करेक्ट। इसके बाद इसमें स्टेट पैरामीटर कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट पैरामीटर बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, स्टेट पैरामीटर की कैलकुलेशंस का क्या जुगाड़ होता है। तो सबसे पहला तो हम ये बोल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है या फिर ये भी प्रोसेस डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल के लिए वैलिड है, एडियाबैटिक के लिए नहीं है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस के लिए ऑलवेज वैलिड रहेगी कोई भी प्रोसेस हो। तो फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी एक चीज़ को फाइंड करना है तो रिमेनिंग 5 हमें पता होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला नहीं रहेगा। दूसरा फॉर्मूला जो होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू K। ये फॉर्मूला एडियाबैटिक के लिए होता है लेकिन ओनली रिवर्सिबल के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, एडियाबैटिक एडियाबैटिक। तो ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर, यहाँ नोट लिख सकते हैं अपन, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्लियर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सवाल रिवर्सिबल का है या इरिवर्सिबल का है, और वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहीं से ये चीज़ निकल के आ जाएगी, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 द पावर गामा। दूसरा, इसको T की टर्म्स में अगर अपन रिप्लेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT से P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T बाय V। तो T बाय V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये नया कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू K, और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V टू द पावर गामा माइनस 1। T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1 और इसकी पावर आ जाएगी गामा माइनस 1। तो इस तरह से अगर दो वॉल्यूम पता है, एक टेम्परेचर पता है, तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, और टेम्परेचर आने के बाद हम डेल्टा T और सारे थर्मोडाइनमिक फंक्शंस निकल के आ जाएंगे। बट यहाँ दिक्कत क्या है, ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। अगर इरिवर्सिबल वाला होता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में फिर ज़्यादा बेटर मेथड हमारे लिए होगा W इज इक्वल्स टू डेल्टा E। हाँ, इस फॉर्मूले से भी PVT कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कईयों को पता नहीं चलता है कि W इक्वल्स टू डेल्टा E से PVT कैसे फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो इसमें। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा E क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो आगे ना इसमें भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये भी मोस्टली इरिवर्सिबल के लिए ये यूज करते हैं अपन इसको। तो माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT फाइनल अपॉन P फाइनल, वही PV क्वेश्चन RT, nRT इनिशियल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल्स टू NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम मोस्टली T फाइनल फाइंड करते हैं।
तो ये सिंपल से 3 तरीके हो गए। एक ये यूज़ कर सकते हैं PV क्वेश्चन RT, ये गामा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा W = डेल्टा E भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे कि जो 4 टाइप से कंप्रेशन एक्सपेंशन हो सकते हैं उनके क्या प्रोसेस होंगे और उनके PV डायग्राम कैसे बनेंगे और उनमें कंपैरिजन कैसे होगा। ठीक है, गुड बाय।